अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज जो हम आपको खबर देंगे वो है कि कैसे चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने आज एक फिक्स्ड मैच वाली मीडिया टॉक की अपने लाइक माइंडेड यूट्यूबर्स से। जी हाँ, ये बड़ी दिलचस्प कहानी है, ये हम आपको आज सुनाएंगे। आप भी इंजॉय कीजिएगा इसको। दूसरी हम आपको बताएंगे कि अब जो कमिश्नर रावलपिंडी ने जो संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं, बल्कि इल्ज़ामात नहीं, एतराफ़ किए हैं इलेक्शन में रिगिंग के, उसकी वो अब जो उनकी जन्म कुंडली निकाल के जो हमारे तहकीकाती सहाफ़ी लोग बता रहे हैं कि उनके ये भी मामलात, उनके वो भी मामलात, ज़रा उन मामलात की भी हकीकत आपको बताएंगे। और ये जो कहा जा रहा है कि चीफ इलेक्शन जो कमिश्नर रावलपिंडी थे, उनका तो कोई ताल्लुक ही नहीं था इलेक्शन के कंडक्ट से, तो हम उसकी भी आपको हकीकत बताते हैं कि वो किस तरह से इस तमाम मामले में इन्वॉल्व थे, और ये जो डोर का सिरा है ये किस तरह चीफ सेक्रेटरी पंजाब तक जाता है। इसके अलावा हम आपको ज़रा बताएंगे कि अब जो ये पंडोरा बॉक्स खुल गया है, इसका हल क्या है। ये हल आपको पता है मैक्सिमम मैक्सिमम 1 घंटे में निकल सकता है, इसका हल 1 घंटे में। और क्या इस सब जो चीफ कमिश्नर की तरफ से चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा हैं, उन पर तो इल्ज़ामात लगा दिए गए, लेकिन फौज को उन्होंने बरीजुमा करार दिया। इसकी क्या वजह है? क्या अब काजी फाइज ईसा और सिकंदर सुल्तान राजा यूज़ हो गया है और टिश्यू पेपर की तरह इनके तल्फ करने का वक्त आ गया है? ज़रा इस पर भी बात करेंगे। तो देखिए, अब चीज़ यह है कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा अपने कोर्ट रूम में वैसे कहते रहते हैं, ये यूट्यूब पर और ये मोबाइल पर ये बैठ के ये लोग, जिसके हाथ में मोबाइल आ जाता है वो खुद को सहाफ़ी समझने लग गया है, और इनकी कहते हैं हम बात कर दें जिम्मेदारी ख़त्म, और ये बड़े वो नागवारी का इजहार करते हैं पिछले कुछ अर्से से। हालांकि उन्होंने एक दौर में जब वो भी चीफ जस्टिस नहीं बने थे, एक यूट्यूबर को ही इंटरव्यू दिया था, अब्दुल कलीम सदीकी साहब को, जिनको सीनियर सहाफ़ी हसनात मलिक PRO कहते हैं चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का। तो अब लेकिन अब वो आजकल नाला हैं क्योंकि उन पर तनकीद बहुत हो रही है। मेन स्ट्रीम मीडिया तो जारी बात है, फौज ने सेंसर करवा दिया कि उनके बंदे चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा पर तनकीद नहीं करनी, लेकिन अब जारी बात है हम सोशल मीडिया वालों को उस तरह नहीं अभी तक हैंडल कर पा रहे। तो काजी साहब बड़े नाला भी हैं, पहले GIT भी बनवाई हमारे ऊपर, ठीक है, वो GIT भी हमारा मुंह नहीं बंद करवा सकी। तो हम कोर्ट रूम में रिमार्क्स देते रहते हैं, ये यूट्यूब, ये मोबाइल वाले, ये फलान, इस किस्म के वो तजीका में, लाइक हमें जैसे चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा से साफ़ी बनने के सर्टिफिकेट की ज़रूरत है ना। तो और मुझे बड़ी हैरत भी होती है वैसे कि लाइक इधर इस मुल्क में फौजी अफसरान उठते हैं, वो हमें सहाफ़त सिखाने के लिए आ जाते हैं कि जी आपको नहीं पता आप सहाफ़ी क्या कर रहे हैं और इस सब मुल्क को क्या नुकसान हो रहा है। भाई अपना काम करो, हमें हमारे पेशे का मत बताओ। जजेस उठते हैं, वो हमें बताने लग जाते हैं, वज़रा उठते हैं, वो बताने लग जाते हैं सहाफ़ी सहाफ़ी नहीं है, और ये सहाफ़ी ठीक नहीं है, और ये सहाफ़त नहीं ठीक कर रहे, और ये इसका मुल्क को। भाई आप लोग अपना काम तो ठीक कर रहे हैं, पहले अदालतों का निज़ाम तो ठीक कर लें, बैकलॉग तो केसेस का ख़त्म कर लें, आम साहिल को इंसाफ तो दे लें, अदालत को इस्टेब्लिशमेंट की सहूलतकारी से तो निकाल लें, उसके बाद आप हमें हमारे कंडक्ट का बताइएगा। लेकिन बहरहाल चीफ जस्टिस भी इस दुनिया में बैठे हुए अल्लाह में यही होते हैं, शायद अपने आप को समझते हैं कि वो ये उनकी मर्जी है, वो अंडा दें बच्चा दें। बहरहाल तो अब आज हुआ ये कि आज सैटरडे का दिन था, आज कोई कोर्ट का वर्किंग डे नहीं था, तो सहाफ़ी नहीं जाते होते इस दिन, ठीक है। और हमें पता होता है कोर्ट में कोई केस ही नहीं है तो क्यों जाएंगे। और जो उनके बकौल हसनात मलिक साहब के PRO हैं अब्दुल कलीम सदीकी साहब, वो तो बिल्कुल नहीं जाते होते। वो तो वर्किंग डेज में भी जिस दिन कोई केस हो अहम तो आते होते हैं, वरना तो उन दिनों में भी बहुत लेट आते हैं और आते ही नहीं है कई दफ़ा तो, ठीक है। आज हफ्ते वाले दिन, जबकि वो नॉर्मल डेज में भी अपनी मर्जी से आते हैं, वरना ना ही आए,
ठीक है, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। ठीक है, उनको किसने सुप्रीम कोर्ट आने की दावत दी थी, कोई बताएगा हमें? और उनके और चीफ जस्टिस का ताल्लुक क्या है, वो अब फिर हसनात मलिक साहब से आप जाके पूछ लीजिएगा वो क्या कहते हैं। तो चीज ये है कि वो सुप्रीम कोर्ट में मौजूद होते हैं। ठीक है, इन इल्जामात के लगने के बाद जो चीफ कमिश्नर रावलपिंडी ने लगाए, ठीक है, जिसमें उन्होंने चीफ जस्टिस और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी इंतखाबी धांधली में मुलव्वस करार दिया और कहा कि इनको भी कमिश्नर साहब के साथ पिंडी के कचहरी चौक में फांसी दी जाए। तो अब वो वहाँ पर जो बकौल हसनात मलिक साहब के जो पीआरओ हैं कयूम सिद्दीकी साहब वहाँ पे मौजूद हैं, इमरान वसीम साहब भी मौजूद हैं, वो भी चीफ जस्टिस काजी फैसला कार का काफ़ी दिफा करते हैं, हमारे सहाफ़ी दोस्त हैं, और एक और नौजवान जर्नलिस्ट वसीम मलिक भी मौजूद हैं। अब जब कयूम सिद्दीकी साहब पहुंच जाते हैं, तैयारी हो जाती है, उसके बाद अचानक चीफ जस्टिस काजी फैसला साहब सुप्रीम कोर्ट की इमारत से बरामद होते हैं और वो उस जगह पे आ जाते हैं जहाँ पे वो मकबरा बनवा रहे हैं बुनियादी हकूक़ का। वो उसको मोनूमेंट कहते हैं, लेकिन मैं उसको मकबरा कहता हूँ, क्योंकि उसकी वजह यह है कि बुनियादी हकूक़ का उन्होंने कत्ल कर दिया है 13 जनवरी का फैसला देकर। उसके बाद ये मुतनाज़ा तरीन इलेक्शन हुए हैं और उस मुतनाज़ा तरीन इलेक्शन के बाद अब एक हार्स ट्रेडिंग की मंडी लगी हुई है, एक बहरान पैदा हुआ है, किसी जमात के पास अक्सरियत सब कुछ, इसके जिम्मेदार हैं चीफ जस्टिस काजी फैसला साहब, उन्होंने धांधली में हिस्सा डाला है। ठीक है, तो वो जब चीफ कमिश्नर की तरफ से इल्जामात लग गए और कयूम सिद्दीकी साहब वहाँ पे पहुँच गए, तो चीफ जस्टिस काजी फैसला साहब बरामद होते हैं सुप्रीम कोर्ट की इमारत से। और ये वो चीफ जस्टिस काजी फैसला हैं जो आज से 2 रोज़ कबल, जब मैं और हसनात मलिक साहब वहाँ पर वीलॉग रिकॉर्ड कर रहे थे, मैं हसनात मलिक साहब को इंटरव्यू दे रहा था उस वीलॉग में, तो हमारी जो सुप्रीम कोर्ट प्रेस एसोसिएशन के जो सदर हैं अकील साहब, ठीक है, वो वहाँ पर अकील अफजाल साहब मौजूद होते हैं। चीफ जस्टिस काजी फैसला साहब आते हैं बाहर जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के साथ। अकील अफजाल साहब, सहाफ़ी का तो यही मौका होता है कि वो पास जाए, पूछने की कोशिश करे या देखने की कोशिश करे कि चीफ जस्टिस क्या करेगा, तो वो साथ चलते हैं। तो चीफ जस्टिस काजी फैसला साहब बाकायदा उनको रोक देते हैं कि कोई तस्वीर मत बनाए, कोई करीब मत आए, मुझे नहीं इधर कुछ भी दिखाना। ठीक है, लेकिन आज वही चीफ जस्टिस काजी फैसला साहब जो 2 रोज पहले उधर तस्वीर भी नहीं किसी को बनाने की इजाजत दे रहे थे अपनी, कि मेरी तस्वीर भी नहीं बनानी, आज खुद सहाफ़ियों को और बकौल जो हसनात मलिक साहब के उनके पीआरओ हैं अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब, उनको कहते हैं कि आइए कैमरा निकालिए, मैं आप लोगों को बताता हूं, और मैं इंजीनियर को भी बुला लेता हूं कि हम ये क्या मोनूमेंट बना रहे हैं। ठीक है, आज उनको था कि मैंने इंटरव्यू भी देना है, इससे पहले वो तस्वीर भी नहीं वहां पर बनवाने दे रहे थे। आज जब इल्जामात लगे, सैटरडे वाले दिन जो ऑफ डे था, उस दिन कयूम सिद्दीकी साहब भी घर से उठ के पहुंच गए, चीफ जस्टिस भी आकर उधर खड़े हो गए और चीफ जस्टिस ने दावत भी दी कि कैमरा निकालिए, आपको बताऊं मैं क्या बनवा रहा हूं। फिर वो पूरी वो एक्टिंग हुई कि ये देखें ये मोनूमेंट बन रहा है, ये वो, उसकी ब्रीफिंग हुई और उसके बाद फिर बात इन सवालात पे आ गई कि चीफ कमिश्नर ने इल्जामात लगाए हैं। अब ये वो चीफ जस्टिस साहब हैं जो आपको याद हो यूके का इनका बड़ा फेमस क्लिप था कि इनसे जब किसी ने सवाल पूछा तो उन्होंने यूं इशारा किया कि मेरे होंठ सिले हुए हैं, मैं जवाब नहीं दूंगा। ठीक है, वो वहां पर सहाफियों को उनके सवालों के जवाब देने लग गए, कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात पर बात करने लग गए, सबूत मांगने लग गए कि सबूत दें। भाई बात ये है, ठीक है, इन हालात में जब मुल्क में इस्टेब्लिशमेंट ने खौफ का माहौल पैदा कर रखा है, कभी किसी को उठा ले जाते हैं, कभी किसी को, कभी किसी को मिलिट्री कोर्ट में डाला हुआ है, औरतें जेलों में डाली हुई हैं, एक अंधेर नगरी मची हुई है। ऐसे में एक रियासती ओहदेदार खड़ा होकर सच बोलता है कि क्या हुआ है उस दिन, आप कह रहे हैं सबूत दो। पहली बात ये, आप यही शुक्र करें कि यार को उठ के बोला तो है, किसी अफसर ने एक गैर आईनी काम को एक्सपोज तो किया है, स्पाइन तो दिखाई है, आप कह रहे हैं सबूत दो भी सबूत। इन हालात में आप बताइए कोई जुर्रत कर सकता है कि वो झूठ बोलेगा, झूठा इल्जाम लगाएगा, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट उसको छोड़ेगी?
और दूसरी बात है, चले आप कहते हैं जी सबूत दो, ठीक है, 1 घंटे की बात है, उन्होंने कहा जी 13 सीटों पे उन्होंने रिगिंग करके नून लीग के उम्मीदवारों को जिताया। आप उन 13 हलकों के फॉर्म 45 मंगवाए, वो तमाम सियासी जमातों के पास फॉर्म 45 की कॉपी मौजूद है। तमाम सियासी जमातें फॉर्म 45 लें, उन फॉर्म 45 को आप टैली करेंगे, वो सबके पास सेम है, ठीक है। अगर सबके पास सेम है लेकिन आरओ के पास और जीते हुए उम्मीदवार के पास मुख्तलिफ है, तो इससे भी समझ जाएंगे कहानी क्या है। और अगर सबके पास जो भी सेम फॉर्म है, जब मेजॉरिटी के पास जो फॉर्म 45 है, इसका मतलब है वो फॉर्म 45 दुरुस्त है, मेजॉरिटी कैंडिडेट्स के पास जो, उन फॉर्म 45 की बुनियाद पे उस हल्के का रिजल्ट टोटल करें। अगर वो रिजल्ट मुख्तलिफ निकल आए, जो आरओ ने जारी किया था फॉर्म 47 में धांधली वाला, तो फिर कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चड्ढा साहब के इल्जाम दुरुस्त हैं। और अगर वो रिजल्ट वही निकले जो आरओ ने जारी किया हुआ है, तो इसका मतलब है कमिश्नर रावलपिंडी ने झूठे इल्जाम लगाए, तो फिर आप जरूर उनको सजा दें, उनके खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई करें कि उसने मुल्क के चीफ जस्टिस, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बदनाम करने की कोशिश की, सख्त तरीन एक्शन लें उसके खिलाफ, लेकिन पहले इल्जामात की तहकीकात करवाएं, ठीक। आप हालत देखिए डर की कि मरियम औरंगजेब साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, चीफ कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चड्ढा की क्लास ले रही हैं और वहां पे तहकीकात का मुतालबा करती हैं। इतने में उनको कोई बताता है कि एक्सप्रेस पे खबर चल रही है कि आपने चीफ कमिश्नर के इल्जामात की तहकीकात का मुतालबा कर दिया, तो फौरन क्लैरिफाई करते हैं, नहीं, मैंने चीफ कमिश्नर के इल्जामात की तहकीकात का मुतालबा नहीं किया, मैं क्लियर कर दूं, मैंने कहा है कि इन्वेस्टिगेट किया जाए कि चीफ कमिश्नर 8 दिन से किससे राब्ते में था और किसके ईमा पे उसने ये किया है, उसके ताने बाने कहां पे मिले हुए हैं। यानी कि इल्जामात नहीं जानने कि इल्जामात सच है झूठ है, उन 13 हलकों को नहीं चेक करना, सादी सी बात है। हम जस्टिस शौकत अली सिद्दीकी साहब को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने बरतरफ किया था एक गैर आईनी तरीके से। आज तक हमारा मुतालबा यह है कि जस्टिस शौकत अली सिद्दीकी ने जनरल फैज हमीद और इन पर संगीन इल्जामात लगाए थे एक तकरीर में। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल पहले उन इल्जामात की तहकीकात करवा लेती, अगर वो इल्जामात झूठे निकलते जस्टिस शौकत अली सिद्दीकी के, तो फिर जस्टिस शौकत अली सिद्दीकी को हटा देती कि उन्होंने पब्लिकली एक स्पीच में झूठे इल्जामात लगाए थे, एक जज के तौर पर उनके कंडक्ट के खिलाफ था, बरतरफ। लेकिन बगैर इल्जामात की तहकीकात करवाए एक जज को जिम्मेदार ठहरा दिया। सेम वे में चीफ कमिश्नर को उनके इल्जामात को जाने बगैर आप उनके खिलाफ कार्रवाई कर लेंगे। आप भाई पहले उन इल्जामात को जाने, अगर वो इल्जामात झूठे साबित हो तो फिर चीफ कमिश्नर जिम्मेदार, और अगर सच्चे साबित हो तो फिर चीफ कमिश्नर को आपको हार पहनाने होंगे फूलों के, और जिन्होंने किया, जिन्होंने करवाया, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी होगी, और जो मुलव्विस थे इसमें उनके खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। अब चीज़ यह है कि हमारे बहुत से आजकल जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुंसलिक हमारे सहाफ़ी दोस्त हैं, वो आज बड़ी चीफ कमिश्नर रावलपिंडी की तस्वीर उनके पासपोर्ट की ट्वीट कर रहे हैं कि इन्होंने देखो 3 दिन पहले अमेरिकी वीज़ा लिया है, ये तो कोई और चक्कर था। अरे भाई होल्ड ऑन, क्या वो शख्स इतना बेवकूफ़ था चीफ कमिश्नर रावलपिंडी कि उसने अमेरिका का वीज़ा लगवा लिया मुल्क से भागने के लिए, ठीक है, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस मुल्क के अंदर कर दी ताकि उसको कोई अब जाने ही ना दे। भाई वो जाके अमेरिका में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेता ना, अगर वो कोई असाइलम बाहर लेने के चक्कर में था, किसी साजिश में मुलविस था, बाहर पीटीआई के किसी सेल के साथ मुंसलिक था, वहां पे से उसको पैसे ऑफर हुए थे, वो पैसे उसने जाके वहां पे पकड़ने थे, तो वहां पे जाके ये बयान रिकॉर्ड करवाता ना, इधर रावलपिंडी में बैठ के किस बात के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था। और दूसरी बात, अब कह रहे हैं जी कि वो देखें उसके खिलाफ तो इंक्वायरी खुली हुई थी एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट में, सुहेल जफर चट्टा साहब उसके खिलाफ इंक्वायरी कर रहे थे। भाई वो तो जी फलां बिजनेसमैन के साथ उसके ताल्लुकात थे, मलिक रियाज के साथ, ये आपको 1.5 साल से नहीं पता था जब वो रावलपिंडी में तैनात हुआ? ये अभी पता चला कि वो उसके खिलाफ तो इंक्वायरी चल रही है, तो बड़ा टेंटेड इंसान है। अगर टेंटेड इंसान था तो रावलपिंडी में कमिश्नर कैसे लग गया रावलपिंडी डिवीजन का? और मैं आपको ये बात पूरी जिम्मेदारी से बताऊं, रावलपिंडी में जितनी भी
इंतज़ामिया तैनात होती है वो जीएचक्यू की मंजूरी के बगैर नहीं तैनात होती। जितने भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं रावलपिंडी डिवीजन में वो भी जीएचक्यू की मंजूरी के बगैर नहीं होते। इसमें हमारे फौजी भाइयों का ये कहना है कि हम क्योंकि इस शहर में बैठे हुए हैं, हमारे लिए सबसे हसास तरीन शहर है, हमारी आर्मी चीफ और सीनियर टॉप ब्रास जर्नलों की रावलपिंडी में बैठती है, तो इस शहर की स्ट्रेटेजिक अहमियत हमारे लिए फौज के लिए बहुत ज़्यादा है। तो इधर कोई भी डेवलपमेंट होगी हमें पता होना चाहिए कि कहीं ये डेवलपमेंट हमारी सिक्योरिटी को अंडरमाइन तो नहीं कर रही। हम ज़रूर उसको पहले आप हमें बताएंगे कि आप ये करने जा रहे हैं, और जो भी तैनाती होगी अफसर की उसका भी हमें पता होगा, हमारी मंजूरी से आएगा। तो क्या फौज ने एक यूथिया कमिश्नर रावलपिंडी लगा दिया था? ठीक है। और क्या नून लीग की हुकूमत ने 1.5 साल पहले एक यूथिया कमिश्नर रावलपिंडी लगा दिया था? ठीक है। और फिर सबसे बड़ी बात, ठीक है, कि अगर वो इतना करप्ट और ये सब कुछ था, वो 1.5 साल से क्या कर रहा था रावलपिंडी डिवीजन में कमिश्नर के तौर पे? ठीक है। अब आपको सब कुछ याद आ गया। और फिर अब एक चीज ये कह रहे हैं जी उसका कोई ताल्लुक ही नहीं है इस तमाम मामले से, ये इलेक्शन तो उसके अंडर होते ही नहीं, ना वो आरओ था ना वो डीआरओ था, तो उसको क्या पता? तो अब हम आपको बताते हैं। तो हमने कुछ जराये से चेक किया है, उनका कहना है जी पहली बात यह है कि जितने भी आरओज हैं वो एसी या डीसी होते हैं, ठीक है, और वो इंतजामी तौर पे कमिश्नर के मातहत आते हैं। तो रावलपिंडी डिवीजन के कमिश्नर के अंडर ये तमाम आरओज और डीआरओज आते थे। फिर अब सुनिए जो खबर है वो यह है कि पंजाब भर में तमाम कमिश्नर्स ने और रीजनल पुलिस ऑफिसर यानी कि आरपीओज ने 8 फरवरी से एक दिन या दो, कुछ ने एक दिन पहले और कुछ ने 2 दिन पहले तमाम आरओज और डीआरओ से मुलाकात की थी। ठीक है। और उस मुलाकात में उनको मुबैना तौर पे हदायत दी गई थी कि उन्होंने इलेक्शन कैसे करना है। ठीक है। ये बता रहे हैं ना कि मैंने वो कमिश्नर रावलपिंडी जो इतराफी बयान दे रहे हैं उसमें वो कह रहे हैं कि मैं मुजरिम हूं कि मैंने उनको गलत काम करने के लिए कहा कि ये यूं इलेक्शन रिग करो। ठीक है। तो ये इस मीटिंग की तरफ इशारा दे रहे हैं। ठीक है। फिर जो इलेक्शन का दिन था और पोलिंग डे था, ठीक है, 1-2 दिन पहले सिक्योरिटी मामलात के लिए कमिश्नर रावलपिंडी और इंतजामी मामलात के लिए कमिश्नर रावलपिंडी और आरपीओ मुलाकात करते हैं आरओ डीआरओ से। ठीक है। तमाम पंजाब के ज़िला में, सिर्फ रावलपिंडी में नहीं, बाकी ज़िला में भी। ठीक है। और जिस दिन पोलिंग होती है 8 फरवरी को, उस दिन जराये ये बताते हैं कि चीफ कमिश्नर जो थे, जो चीफ सेक्रेटरी थे पंजाब के, वो भी तमाम कमिश्नर्स के जरिए आरओज और डीआरओज से राब्ते में थे, और वो डायरेक्ट राब्ता नहीं कर रहे थे, वो कमिश्नर से पूछ रहे थे कि आरओ क्या काम कर रहा है, डीआरओ क्या काम कर रहा है, किस तरह की पोलिंग हो रही है, क्या करना है, किस तरह इस मामले को संभालना है, किस तरह से इस मामले को कंक्लूड करना है, पोलिंग के बाद क्या होना है, किस तरह से ये अमन अमान बरकरार रखना है, पोलिंग स्मूथ रखनी है, उस दिन क्या क्या एक्टिविटी होनी है, आरओज को किस तरह फैसिलिटेट करता है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को किस तरह से लेके जाना है, ये सब कुछ। तो वो उसमें कमिश्नर चेन ऑफ कमांड में थे। वो कैसे आप कहते हैं कि नहीं उसका कोई ताल्लुक ही नहीं इलेक्शन प्रोसेस से? ठीक है। और अब आखिर में जो एक चीज अब हम कह दें कि बात ये है जनाबे वाला, कि अब ऐसा लग रहा है कि जिस किस्म का इलेक्शन मुतनाज़ा हुआ है और जो सारा एस्टेब्लिशमेंट को सेटबैक हुआ है, तो वो अब तमाम मलबा अपने ऊपर भी जो पड़ा हुआ है, वो भी है तो चीफ जस्टिस काजी फैसा और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा एस्टेब्लिशमेंट के साथ पूरे जिम्मेदार इस इलेक्शन की चोरी में। लेकिन जो हिस्सा एस्टेब्लिशमेंट का बनता है वो भी हिस्सा उठा के
चीफ जस्टिस काजी फाइजा और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के कंधे पर डाल रहे हैं कि इन्होंने पूरा इलेक्शन रिग करवाया, ये इलेक्शन चोरा है, हमारा इस इलेक्शन रिगिंग से कोई ताल्लुक नहीं। क्योंकि अवाम ने जो वोट दिया पूरा का पूरा मैंडेट इस वक्त फौज के अगेंस्ट गया है। तो फौज अब मजीद जिम्मेदारी खुद नहीं लेगी कि उन्होंने ये इलेक्शन, हालांकि उन्होंने पहले पूरी प्री पोल रिगिंग की, लेकिन अब वो जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। तो वो अब इन लोगों को गंदा करवा रहे हैं कि भाई इनको गालियां दो, इन्होंने ये इलेक्शन चोरी करवाया। और इसीलिए चीफ कमिश्नर साहब, चीफ कमिश्नर रावलपिंडी साहब कहते हैं फौज ने तो बिल्कुल ठीक काम किया, उन्होंने तो कुछ नहीं किया। हालांकि आईएसआई के लोग तो रिटर्न ऑफिसर के पास बैठे हुए थे ये रिजल्ट चेंज करवाने के लिए, उधर वो नाम नहीं ले रहे, चीफ जस्टिस का नाम ले रहे हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम ले रहे हैं, अपने साथ साथ इनको फांसी देने का मुतालबा कर रहे हैं। ठीक है, तो पूरा सच वो भी नहीं बोल रहे, बोलना है तो पूरा सच बोले, दूध का दूध पानी का पानी करें। और इस तमाम मामले की अब तहकीकात होनी चाहिए, तहकीकात हो के दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। अगर कुछ इसके अंदर लोग मुलविस हैं उनके खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आगाज चीफ कमिश्नर रावलपिंडी के खिलाफ कार्रवाई से नहीं होना चाहिए, आगाज इन इल्जामात की तहकीकात से होना चाहिए। और फिर उसके बाद अगर इल्जामात सच साबित हों तो जिन्होंने किया उनके खिलाफ कार्रवाई, और अगर इल्जामात झूठ साबित हो तो फिर बिल्कुल चीफ कमिश्नर रावलपिंडी को टांग लीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।